गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। आज हमारा पीवाईक्यूज का नेक्स्ट लेक्चर है जहां हम आगे के जो हमारे क्वेश्चंस हैं दिसंबर 2023 का जो यूजीसी नेट लॉ सब्जेक्ट का एग्जाम है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस हमारे जो 5 लेक्चर हो चुके हैं पीवाईक्यूज के, आई होप आप सबने वो जरूर देखे हैं। जो भी टिप्स और ट्रिक्स मैंने क्वेश्चंस को सोल्व करने की आपको बताई है आप उनको फॉलो कर रहे हैं। आपके जो डाउट्स हैं वो अच्छे से सोल्व हो रहे हैं और आपके जो नोट्स हैं आपको पता चल रहा है कि कितने इम्पोर्टेंट है वो आपको एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और क्लासेस को जरूर देखना ध्यान से, कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा अगर किसी भी बच्चे को अभी भी यूजीसी नेट लॉ सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हैं तो प्लीज हमें ईमेल जरूर करें, जिसके लिए आपको पिन कमेंट चेक करना होगा और नोट्स की फीस भी पिन कमेंट पर ही मेंशन की गई है। उसके अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आईटी एक्ट, फैमिली लॉ और जूरिस्प्रूडेंस के मॉक टेस्ट परचेज करने हैं तो वो भी हमें ईमेल जरूर करें। उनका की जो फीस है मॉक टेस्ट की वो भी आपको पिन कमेंट पर पता चल जाएगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको ये मॉक टेस्ट जरूर परचेज करने हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके अंदर वो सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं, वो एडवांस लेवल के ट्रिकी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की 90 to 95% चांसेस हैं। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट आप जितना जल्दी परचेज कर सको सारे स्टूडेंट जरूर परचेज करो। और आपके पास लगभग 6 दिन बचे अपने एग्जाम के, तो आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल जोरों शोरों से करो। वो दिन के 14-15 घंटे अपने पढ़ाई को दो भाई, अभी इतना टाइम बचा है कि पढ़ाई के अलावा कुछ और नहीं करना चाहिए तुमको। ठीक है, अपना रिवीजन करो हर सब्जेक्ट को और पीवाईक्यूज लगाओ, क्लासेस जरूर देखो जिस भी टॉपिक की आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, पीवाईक्यूज की जो क्लासेस है वो भी जरूर देखो क्योंकि आपको यहाँ से बहुत सारी चीजें पता चलेगी जो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को सोल्व करने में हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं जहां हम अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसकी आईडी है 40,056। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसकी आईडी है 40,056 जो आपको देखना है। तो क्या क्वेश्चन है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिमार्क्ड दैट एक्स्ट्राडिशन विद फॉरेन स्टेट्स, यानी कि हमारा पीआईएल से रिलेटेड क्वेश्चन है। पीआईएल में भी एक्स्ट्राडिशन का जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई केस है जिसमें के बारे में बात हुई है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि किस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा है दैट एक्स्ट्राडिशन विद फॉरेन स्टेट्स इज एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल केसेस गवर्न्ड बाय ट्रीटीज और अरेंजमेंट्स मेड इन द केस ऑफ। तो कौन से केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है? तो पहला केस दे रखा है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस शोभा विठल कोल्टे का केस है। दूसरा है टी वेलाइयान वर्सेस द रजिस्ट्रार एसएचआरसी चेन्नई का केस है। तीसरा स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस सीजी मैनन का केस है। चौथा एनसी ढोंडियाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। तो मैं आपको बता दूं ये बात बोली गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस सीजी मैनन का केस है। ये 1954 का केस है जो आपको पता होना चाहिए, एक्स्ट्राडिशन से रिलेटेड केस है जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आई थिंक हमने नोट्स में इंक्लूड नहीं किया था बट ये केस मेरे पास मेंशन है नोट्स में, मैं शायद आपको लिखवाना भूल गई थी। तो ये केस आपको पता होना चाहिए जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी एक्स्ट्राडिशन से रिलेटेड। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन, जिसमें एक तरफ लिस्ट 1 में दिए गए हैं यूएन डेज जो आईपीआर या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है, दूसरी तरफ डेज है यानी वो कब सेलिब्रेट किए जाते हैं। हाँ, दैट कुड बी अ वेरी गुड क्वेश्चन जो हमें बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन के बारे में मैंने आप सबसे बात ही नहीं की है। सो क्या क्या दे रखा, चलो देख लेते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, अच्छा कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। तीसरा इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। चौथा है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। अच्छा, ये अपने बर्थडे के अलावा कोई दिन ना याद रहे कब सेलिब्रेट करना है। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई, ये देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एक दो जो भाई हमारे सिलेबस से, देखो बाहर तो नहीं कहूंगी बट कौन याद रखता है कौन आईपीआर कब सेलिब्रेट किया जाता है। बट ठीक है, इसका आंसर देख लेते क्या दे रखा है लिस्ट के अंदर। एक मिनट मुझे वो निकालनी पड़ेगी आंसर लिस्ट। क्वेश्चन आईडी भी नहीं लिखी हमने,
पहले देख लेते क्वेश्चन आईडी क्या है। क्वेश्चन आईडी है 40,096। अच्छा, 40,096 का आंसर दे रखा है दूसरा। दूसरा आंसर मतलब ये ए का फोर्थ, यानी कि जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है भाई, वो याद रखना 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे कितना बुरी बात है ना, हम लॉ वालों को एक्ट के एनफोर्समेंट डेट भी याद रखो, कौन सी कन्वेंशन कब हुई वो भी याद रखो, अभी प्रॉपर्टी डेज भी याद रखो, मतलब कौन सा दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है ये भी याद रखो। बड़ा बुरा है ना, ये तो मुझे भी लगता है बहुत बुरा है। दूसरा बोल रखा है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्या दे रखा है, बी का फर्स्ट, 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और चौथा है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, ये 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। वही अपने नोट्स में कहीं लिख लेना, याद रहे तो ठीक है, वरना ऐसे क्वेश्चन तुक्के से ही चलते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जिसकी आईडी है 40,106। क्या क्वेश्चन है, ये कहता है अरेंज द फॉलोइंग केसेस इन द सीक्वेंस इन विच दे वर डिसाइडेड। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में केसेस लगाने हैं, क्या क्या केसेस है चलो देखते हैं। ग्लूस्टर ग्रामर स्कूल केस जो कि 1410 का है, डैमनम सिन इंजुरिया से रिलेटेड है। डोंग्यू वर्सेस स्टीवेंसन केस 1932 का है, बट आई डोंट रिमेम्बर कि नेग्लिजेंस से रिलेटेड है कि न्यूसेंस से रिलेटेड है। अच्छा हाँ, ध्यान देने वाली बात है, ये सारे केसेस टोर्ट के हैं, टोर्ट केसेस है। और डोंग्यू वर्सेस स्टीवेंसन केस या तो नेग्लिजेंस से रिलेटेड है या न्यूसेंस से रिलेटेड है, ये आप चेक कर लेना। वैसे मुझे नेग्लिजेंस का ज्यादा चांस लग रहा है, क्योंकि न्यूसेंस में अगर आप देखोगे केसेस के अजीब अजीब से नाम है, ठीक है, तो नेग्लिजेंस से मुझे ज्यादा लग रहा है, बाकी चेक कर लेना। ये है तो 1932 का। एशबे वर्सेस वाइट का जो केस है ये हमारा इंजुरिया सिने डैमनम से रिलेटेड है, जो कि 1703 के आसपास का केस है ये, ठीक है। उसके बाद आता है रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस, ये हमारा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से रिलेटेड है, जो कि 1868 का केस है। आई होप आपको ये सारी चीजें याद होगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट केस है भाई टोर्ट में। इनकी जो ईयर है आपको ये तो वैसे याद हो जाने चाहिए, जो ईयर ऑफ वर्डिक्ट है, वैसे 5-7 बार आपने रिवाइज किए होंगे तो याद हो जाएगा ये तो ये हमारा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से रिलेटेड केस है, जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल दिया गया था। रेलैंड वर्सेस फ्लेचर 1868 का केस है। एशबे वर्सेस वाइट हमारा इंजुरिया सिने डैमनम का केस है, जो कि 1703 का केस है। उसके अलावा ग्लूस्टर ग्रामर स्कूल केस मैंने बता दिया 1410 का केस है, लेकिन ये डैमनम सिन इंजुरिया का केस है। तो देख लो अब इसके अकॉर्डिंग क्या बन रहा है। पहला तो ए आना चाहिए आगे, ए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सीधा पहले में दे रखा है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ए के बाद आएगा एशबे वर्सेस वाइट का केस, फिर रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का, और लास्ट में डोंग्यू वर्सेस स्टीवेंसन का केस आएगा। बहुत डिटेल में हमने इन केसेस को डिस्कस किया टोर्ट में, तो अगर आपने टोर्ट के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर उन लेक्चर्स को जरूर देखो, क्योंकि ये चीजें बहुत डिटेल में डिस्कस की गई है वहां पर। ये केसेस को भी बहुत डिटेल में, क्या क्या इनके फैक्ट्स थे, क्या क्या वर्डिक्ट आया, क्या इनके अंदर डॉक्ट्रिन आई है, सारी चीजों को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, और बहुत ईजी लैंग्वेज में चीजों को डिस्कस किया गया है। और बहुत, अगर आप देखोगे बिल्कुल डायरेक्ट केस क्वेश्चन आया हुआ है हमारे नोट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। मैच ऑफ द फॉलोइंग के आई थिंक 5-6 क्वेश्चन तो आते ही हैं, है ना। तो क्वेश्चन आईडी है 40,094 क्वेश्चन आईडी है। तो एक तरफ लिस्ट 1 में दे रखे हैं, एक्ट के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ किस साल में वो एनेक्टमेंट हुए हैं वो दे रखे हैं। तो पहला है सिविल राइट एक्ट, ये तो 1955 में आया था, ये तो सबको ही पता होगा। ए का फर्स्ट होएगा, तो ए का फर्स्ट जहां जहां दे रखा है, तो पहला ऑप्शन नहीं है हमारा, एलिमिनेट कर दो। फोर्थ ऑप्शन भी नहीं है, इसको भी एलिमिनेट कर दो, बचे 2 ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद देखो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, ये क्वेश्चन नहीं पता हमने कब आया। तीसरा देखते हैं इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, इमोरल ट्रैफिक एंड प्रिवेंशन एक्ट आया भाई 1956 में, 1956 दे रखा है, सी का सेकंड होना चाहिए।
तो सी का सेकंड ऑप्शन में तो नहीं दे रखा, हमारा थर्ड ऑप्शन बचता है, तो ये इसका आंसर होगा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का है, ये सबको पता है। इससे रिलेटेड हमने जो केस पे डिस्कस किया ना एपीसी में, वो भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है हमारा 1958 का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ से सोल्व हो जाएंगी। एक दो भी पता है ना कि कौन सा एनेक्टमेंट कब हुआ है, और ये चीजें आपको कैसे पता होगी, अगर आप अपने स्टडी टेबल के सामने जितने भी एक्ट आपके सामने आते जाते हैं उनको लिखते जाते हो, ठीक है। और फिर एक अलग पेज पे इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख लो। अगर आपसे ट्रिक बने तो वो बना लो, वरना उनको 10-20 बार रिपीट कर लो, याद हो जाएंगे सुबह शाम। कोई मुश्किल बात नहीं है, बस रिपीटेशन की बात है। जितना आप ज्यादा उनको रिपीट करोगे हर रोज, वो याद हो जाएंगे, आपका दिमाग में वो परमानेंट स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें तो याद रहती है कि जैसे सिविल राइट एक्ट सबको पता है 1955 में आया था। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट सबको याद रहता है, लो वालों को 1971 में आया था। और इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट तो वैसे भी याद रहता है, 1956 में आया था, ठीक है। तो ये एक्ट आपको बार बार रिपीट करने से याद रहेंगे। तो आई होप आपको ये चीजें अभी तक चीजें याद हो गई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसकी आईडी है 40,035। क्वेश्चन है विच कंट्री डज नॉट प्रोवाइड, अगेन कंपैरेटिव पब्लिक लॉ का क्वेश्चन है। पूछा है विच कंट्री डज नॉट प्रोवाइड एनी रिटन कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम्स। अच्छा, यूके दिया ऑप्शन में, यूके का अनरिटन है, दैट कुड बी आंसर। यूके एंड यूएसए, यूएसए का तो भाई रिटन है, तो वहां पे तो फंडामेंटल फ्रीडम्स जो दिए गए हैं वो एक्सप्रेसली दिए गए हैं। इंडिया का भी रिटन है, तो एक्सप्रेसली प्रोवाइड किए गए हैं। यूएसए की हम बात कर ही चुके हैं, तो यूके इज द करेक्ट आंसर। सीधा पता है, क्योंकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर जो फंडामेंटल फ्रीडम्स दिए गए हैं वो अनरिटन है, कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी नहीं गई है फंडामेंटल फ्रीडम्स की। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, वैसे भी सबको पता होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसकी आईडी है 40,093। जो क्वेश्चन है वो कहता है अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, हमारा फैमिली लॉ से रिलेटेड है। जो क्वेश्चन कहता है कि स्पिंडा रिलेशनशिप एंड डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इंक्लूड रिलेशनशिप बाय। अच्छा, तो पहले तो ये देखो, स्पिंडा रिलेशनशिप की डेफिनेशन दी गई है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 3 क्लोज एफ में। प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 3 क्लोज जी में। और ये डेफिनेशंस को आप कैसे क्लोज वाइज याद रख सकते हो, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इसकी ट्रिक भी मैंने हिंदू मैरिज एक्ट में आपको बताई है। तो अगर किसी ने हिंदू मैरिज एक्ट का डेफिनेशनल क्लोज वाला लेक्चर नहीं देखा है, तो प्लीज जाकर वो लेक्चर देखो, जहां मैंने इतनी कमाल की ट्रिक बताई है कि आपको सारे जो क्लोजेज है हिंदू मैरिज एक्ट के डेफिनेशनल, वो आपको याद हो जाएंगे विद क्लोज, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। प्लीज जाकर वो वीडियो देखो। तो ये पूछ रहा है कि स्पिंडा रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप के अंदर कौन कौन से रिलेशनशिप इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताए थे उसके अंदर फुल ब्लड, हाफ ब्लड, लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट अडॉप्शन, सारे तरह के यूट्राइन ब्लड रिलेशनशिप, सारे तरह के रिलेशनशिप इंक्लूड होते हैं कि आप इनमें शादी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा है, चलो देखते हैं। इसमें इंक्लूड होगा फुल, हाफ और यूट्राइन ब्लड, ये भी इंक्लूड होगा। अडॉप्शन भी इंक्लूड होगा, लेजिटिमेट ब्लड भी इंक्लूड होगा। फोस्टरेज रिलेशन इंक्लूड नहीं होगा, ये मैंने आपको नहीं बताया था और ना ही ये इंक्लूड होता है। फोस्टरेज रिलेशन कौन से होते हैं, जहां दूध पिलाया जाता है किसी और बच्चे को, क्या बोलते हैं, दूध का कर्ज होता है ना, एक मूवी है ना, पुरानी मूवी है, आई थिंक जैकी श्रॉफ की है, टाइगर के पापा की, आई डोंट रिमेम्बर, पुरानी मूवी है, लेकिन मुझे जहां तक याद आ रहा है ना, जैकी श्रॉफ के दूध का कर्ज टाइप की ऐसी कुछ मूवी है। तो फोस्टरेज रिलेशन वो होते हैं। इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशंस इंक्लूड होते हैं, तो डी जहां है वो कट जाएगा। ए बी सी डी, पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन कैन बी द आंसर, बी सी डी ई, इसमें भी डी है, डी इसमें भी है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हमारे बिल्कुल, हमने ये चीज हमारे नोट्स में बिल्कुल डिटेल में लिखी है, बिल्कुल टू द पॉइंट ये क्वेश्चन आया है हमारे नोट से। तो आप प्लीज ये लेक्चर देखो जाकर, और आपको ध्यान से लेक्चर देखने, नोट्स ध्यान से पढ़ने हैं, आपके क्वेश्चन बिल्कुल वहीं से बन रहे हैं। मैं पहले ही जैसे लेक्चर करवा रही थी तभी बोल रही थी कि 70 से 80 क्वेश्चन तो आपके हमारे नोट से आएंगे,
तो ये नोट्स आप जितना ध्यान से पढ़ोगे, जितना ध्यान से लेक्चर्स अटेंड करोगे, आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल है। इसलिए मैंने हर लेक्चर में बोला है कि आपको 2 से 3 बार लेक्चर को अटेंड करना है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने खुद की हैं, ठीक है, तभी आपको मैं ये करवा पा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसकी आईडी है 40,098। क्वेश्चन है अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। एक तरफ लिस्ट 1 में दी गई शेड्यूल, दूसरी तरफ दी गई डिस्क्रिप्शन, क्या क्या है उन शेड्यूल में। अच्छा, लिस्ट कौन से शेड्यूल दिए गए हैं ये भी देख लेते हैं। 5th शेड्यूल लैंग्वेजेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स मेंशन किए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन हम बाद में सोल्व करेंगे, पहले मैं शेड्यूल को याद रखने की ट्रिक आपको बता देती हूँ। आई थिंक मैंने नोट्स में इंक्लूड नहीं की थी, तो ये यहाँ पर आप इंक्लूड कर लो। बहुत इजी ट्रिक है, भूलोगे नहीं कभी शेड्यूल्स को, ऐसी ट्रिक है। चलो पढ़ते हैं हम अपने शेड्यूल्स के बारे में। सबको पता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स है। पहले ये पता होने चाहिए कि शेड्यूल होते क्या हैं। देखो, जो हमारे आर्टिकल्स में या सेक्शंस में हर एक्ट के अंदर कुछ ना कुछ शेड्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये शेड्यूल्स के अंदर वो इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे आर्टिकल्स या सेक्शंस में इंक्लूड नहीं होती है। सो जो उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है ना, वो हमारे कहाँ पर होती है, शेड्यूल्स के अंदर होती है। जैसे आर्टिकल, हमारा जो लैंग्वेजेस से रिलेटेड आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जहाँ ये बताया गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड आर्टिकल है, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन कौन सी लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज है। उससे रिलेटेड हमारा 8th शेड्यूल है जो इस बारे में बात करता है कि इंडिया के कौन कौन से लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेजेस डिक्लेयर किया गया है। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है शेड्यूल के अंदर जो हमारे आर्टिकल्स या सेक्शंस में नहीं दी होती है एक्ट के अंदर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैंने बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल होते हैं। अब 12 है तो इनको याद रखना तो थोड़ा मुश्किल है, तो हम ट्रिक के जरिए इनको याद रखेंगे। ट्रिक बहुत आसान है, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री से रिलेटेड है ट्रिक, ठीक है। क्या ट्रिक है? ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, बूढ़े प्राइम मिनिस्टर के आंसू। अब भाई कैसे याद रखोगे, लिख तो दिया हमने, तो एक एक करके इन वर्ड को उठाते हैं और हम अपने शेड्यूल है जो उनको याद रखते हैं। देखो, पहले हम लिखेंगे टीयर्स, ठीक है, टीयर्स को ले लो। पहला शेड्यूल, दूसरा शेड्यूल ई से होगा, तीसरा शेड्यूल होगा ए से, और 4th शेड्यूल होगा आर से, 5th शेड्यूल होगा एस से, ठीक है। ये हो गया हमारा टीयर्स। अब क्या क्या इनके अंदर बात की गई है, देखो, टी से हमारा पहला शेड्यूल होगा जो बात करता है टेरिटरीज एंड स्टेट्स के बारे में, कि कितने यूनियन टेरिटरीज है हमारे देश में, कितने स्टेट्स हैं, उनके क्या क्या नाम है, सारी चीजें इस शेड्यूल के अंदर बात की गई है, ठीक है। ये हमारा दूसरा शेड्यूल ई से शुरू होगा जो बात करता है इमोल्यूमेंट्स के बारे में। किस चीज के बारे में बात करता है? इमोल्यूमेंट्स के बारे में। तीसरा शेड्यूल टीयर्स का ए से शुरू होगा जो बात करता है अफर्मेशंस एंड ओथ के बारे में, कौन किसको ओथ दिलाएगा इसके बारे में बात करता है 3rd शेड्यूल, ठीक है। 4th शेड्यूल टीयर्स के आर से शुरू होगा जो बात करता है राज्यसभा की सीट एलोकेशन के बारे में, राज्यसभा सीट एलोकेशन, ठीक है। एस से, टीयर्स के एस से शुरू होगा क्या? शेड्यूल्ड एरियाज, जो हमारा 5th शेड्यूल है। शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स के बारे में बात हुई है इस शेड्यूल में, ठीक है। तो ये हमारे 5 शेड्यूल हो गए टीयर से कंफर्म, ठीक है। अब आता है अगली टर्म ऑफ। ऑफ से देखते हैं हमारा 6th और 7th शेड्यूल क्या बात करता है। एक सेकेंड, हमारा 6th शेड्यूल है भाई ओ, और 7th शेड्यूल होगा एफ से। क्या कहते हैं ये? ओ से होगा हमारा अदर ट्राइबल एरियाज, कौन कौन से हैं? 6th शेड्यूल बात करता है अदर ट्राइबल एरियाज। अब कमाल की बात देखो, इसमें 4 स्टेट को इंक्लूड किया गया। अब उन चारों के नाम कैसे याद होंगे उसकी भी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, ठीक है। ये यहां पर लिखो, इट इंक्लूड्स 4 स्टेट्स।
अब कैसे उन स्टेट्स के नाम याद आप रखोगे, इसकी ट्रिक देखो, इसकी ट्रिक है एटीएम मनी। क्या ट्रिक है? एटीएम मनी, ये ट्रिक है। ठीक है, अब कैसे याद रखोगे? देखो, ए से आप याद रखोगे असम, इसके अंदर इंक्लूड होता है। टी से आप याद रखोगे त्रिपुरा। एम से आप याद रखोगे मेघालय। और जो हमारा मनी है, इससे आप याद रखोगे मिजोरम। ठीक है, तो हमारा जो 6th शेड्यूल है, जिसके अंदर अदर ट्राइबल एरियाज की बात की है, उसके अंदर 4 स्टेट इंक्लूड होते हैं, जिनको याद रखने की ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 7th शेड्यूल है, जिसमें एफ वर्ड से शुरू होता है, जहां जो बात करता है 7th शेड्यूल लिस्ट के बारे में, यानी फेडरल लिस्ट की बात करता है। अब देखो, इसके अंदर भी हमारी 3 लिस्ट आती हैं। ठीक है, 3 लिस्ट है इसके अंदर। अब तीनों लिस्ट को कैसे आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखोगे, इसकी ट्रिक देखो, कमाल की ट्रिक है। अब हम पेपर दे रहे हैं यूजीसी नेट का, है ना, यूजीसी का पेपर दे रहे हैं। यूजीसी, जी को निकाल दो और वहां पे एस लगा दो, यानी यूएससी इंस्टेड ऑफ यूजीसी। ठीक है, यहां से आपको याद रहेगा। अब यूएससी को देखो, अगर हम यहां लिखें, यू से आपका क्या होगा? यूनियन लिस्ट है पहली हमारी लिस्ट। अच्छा, ये भी चेक कर लेना लेटेस्ट कि यूनियन लिस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट आते हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट है। ये क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, बना है 1-2 बार, तो ये भी आप चेक कर लेना, मुझे कंफर्म नहीं है। आई थिंक यूनियन लिस्ट के अंदर 100 कुछ सब्जेक्ट है, तो आप देख लेना। स्टेट लिस्ट के अंदर 66 कुछ सब्जेक्ट है मेरे ख्याल से, और कंकरेंट लिस्ट में 46-7 कुछ ऐसे सब्जेक्ट है। तो आप प्लीज एक बार ध्यान से देख लेना, मुझे कंफर्म याद नहीं है, पहले ही बता रही हूँ। यूएस, एस से क्या होगा? हमारी सेकेंड लिस्ट है स्टेट लिस्ट। और सी से आपको पता चल जाएगा, हमारी थर्ड लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट। तो हमारा शेड्यूल 7 3 लिस्ट के बारे में बात करता है, जिसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी है। आई होप ये सबको क्लियर है। ठीक है, 7 शेड्यूल हो गए हैं। टीयर्स ऑफ ओल्ड, अब हमारा जो वर्ड आता है ट्रिक का, वो है ओल्ड पीएम। अब कौन सा भाई ओल्ड देखते हैं? हमारा 8th शेड्यूल ओ, 9th शेड्यूल एल से शुरू होगा, और 10th शेड्यूल होगा हमारा डी से शुरू। ठीक है, अब क्या क्या इनमें बात की गई है? सो जो हमारा 8th शेड्यूल है, वो बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में, जिसमें याद रखना 22 लैंग्वेजेस है। कितनी लैंग्वेजेस है? 22 लैंग्वेजेस। हमारा 9th शेड्यूल एल से शुरू होता है, यानी लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात की गई है। इससे रिलेटेड केस कौन सा है जो मैंने आपको करवाया है नोट्स में, तो वो केस आप मुझे जरूर कमेंट करके बताओगे। ठीक है, 9th शेड्यूल से रिलेटेड एक केस है जो मैंने आपको करवाया है, और वो आप मुझे जरूर बताओगे। जो मैंने आपको आई थिंक जुडिशरी का जो टॉपिक है वहां पर करवाया था केस, तो सारे के सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताएंगे 9th शेड्यूल से रिलेटेड जो केस है। ठीक है, अब ये भी याद रखना कि 9th जो शेड्यूल है वो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ है भाई? ये ऐड हुआ है हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट। कब हुई थी? 1951 में। पहली ही अमेंडमेंट हमारी 1951 में हुई थी, जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था। अगले ही साल पहली अमेंडमेंट कर दी थी हमने। ठीक है, कब कहाँ में की थी? 9th शेड्यूल में हुई थी, पहले ये याद रखना। हमारा 10th शेड्यूल शुरू होता है डी वर्ड से। अब डी वर्ड है हमारा डिफेक्शन से रिलेटेड जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो 10th शेड्यूल में दिए गए हैं। और ये याद रखना कि जो हमारा 10th शेड्यूल है वो ऐड हुआ है 52nd अमेंडमेंट से, जो कि 1985 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? एडेड बाय 52nd
अमेंडमेंट कब हुई थी? 1985 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगला जो ट्रिक का वर्ड है वो है पीएम, यानी 11th शेड्यूल है हमारा पी से शुरू होगा और 12th शेड्यूल हमारा एम से शुरू होगा। क्या बात हुई है इनके अंदर? तो देखो, अगर पी के बारे में बात करें तो ये पंचायत की बात करता है 11th शेड्यूल, और हमारा जो पंचायत से रिलेटेड 11th शेड्यूल है ये ऐड किया गया था हमारा कौन सी अमेंडमेंट से? 73rd अमेंडमेंट से, जो कि 1992 में हुई थी। कब ऐड हुआ था? एडेड बाय 73rd अमेंडमेंट, जो कि 1992 में हुई थी। तो ये तो आपको याद रखने की जो लास्ट के 4 शेड्यूल है वो कौन कौन से अमेंडमेंट से ये ऐड किए गए हैं, हमारा 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। ठीक है, हमारा जो एम से शुरू होने वाला 12th शेड्यूल है वो है म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बात करता है। ठीक है, और ये ऐड किया गया था अगेन 74th अमेंडमेंट से, जो कि 1993 में हुई थी। याद रखो कब हुई है ये अमेंडमेंट्स? 74th अमेंडमेंट जो कब हुई है हमारी? 1993 में। ठीक है, आई होप यहां से आपके 12 शेड्यूल से रिलेटेड इस ट्रिक से जो भी शेड्यूल है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको याद हो गए हो। कौन सा शेड्यूल कब ऐड किया गया ये भी आपको याद हो गया हो। कौन से शेड्यूल में क्या चीजें हैं वो भी मैंने आपको ट्रिक के जरिए समझा दी है। इससे अच्छी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी जहां पर आप ये 12 के 12 शेड्यूल याद रख सकते हो कि कब ऐड किया गया, क्या उसमें बात की गई है, वो भी ट्रिक के जरिए हमने याद कर लिया। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करें तो हमारा देखो 5th शेड्यूल दिया गया है, 8th शेड्यूल दिया गया है, 10th शेड्यूल दिया गया है, 4th शेड्यूल दिया गया है। ठीक है, तो ये दिए गए कि इनमें क्या क्या बात हुई है। तो अगर आप देखोगे हमारा 8th शेड्यूल है लैंग्वेज से रिलेटेड है, बी का फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। जहां पर भी बी का फर्स्ट ऑप्शन नहीं है वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। पहले ऑप्शन में बी का सेकंड दे रखा है तो ये गलत है। दूसरे ऑप्शन में बी का फर्स्ट दे रखा है, दैट कुड बी अ पॉसिबल आंसर। थर्ड ऑप्शन में बी का फोर्थ दे रखा है, ये आंसर गलत है, ऑप्शन गलत है। फोर्थ में बी का थर्ड दे रखा है तो ये गलत है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर है। आपको यहां से मैंने ट्रिक भी बता दी इन शेड्यूल को याद रखने की, और ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया है। देखो अब यहां से 5th शेड्यूल में क्या बात की गई है? 5th शेड्यूल में बात की गई है शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड। उसके बाद हमारा बी का फर्स्ट हमने लैंग्वेजेस कर लिया। 10th में डिफेक्शन की बात की गई है, सी का सेकंड हो जाएगा। 4th शेड्यूल में बात की गई है एलोकेशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यसभा की सीट्स एलोकेशन की बात की गई है ना। इजी क्वेश्चन। तो एक ट्रिक से आपका पूरा का पूरा शेड्यूल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए सारा का सारा सोल्व है। ठीक है, आई होप आपको ये जो कंसेप्ट मैंने बताया मजेदार लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है भाई, जिसकी आईडी है 40,085, और ये हमारा क्वेश्चन है न्यूरेमबर्ग ट्रायल, यानी कि पीआईएल से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूछा है न्यूरेमबर्ग ट्रायल क्लासिफाइड द क्राइम्स पनिशेबल अंडर इंटरनेशनल लॉ इनटू द कैटेगरीज ऑफ। अच्छा, हम इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले न्यूरेमबर्ग ट्रायल से रिलेटेड कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। तो हम बात करें न्यूरेमबर्ग ट्रायल की, तो देखो न्यूरेमबर्ग जो ट्रायल है वो हमारा शुरू हुआ था 20 नवंबर 1945 को, और इसका जो डिसीजन है वो 1 अक्टूबर 1946 को आया था। इस ट्रायल के अंदर बेसिकली उन क्राइम्स की कैटेगरीज को क्लासिफाई किया गया है जो आपको पता होनी चाहिए। लगभग 8 कैटेगरीज है जिनके नाम मैं आपको बताऊंगी और जो आपको टिप्स पर पता होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया है 1-2 बारी और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो हमारा पीआईएल से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। हम बात करें न्यूरेमबर्ग ट्रायल की, तो ये इसकी स्टार्टेड डेट याद रखना, ये शुरू हुई है 20 नवंबर 1945 को, और दूसरी हमारी इसकी डिसाइडिंग डेट आप याद रखना, इसको डिसाइड किया गया था 1 अक्टूबर 1940 को।
ठीक है। तो न्यूरेमबर्ग ट्रायल क्लासिफाइड द क्राइम्स punishable under international law into the following categories. ठीक है, तो कौन कौन सी कैटेगरी है पहले ध्यान रखना। कंस्पायरेसी पहली कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी है क्राइम्स अगेंस्ट पीस, ठीक है। थर्ड कैटेगरी है वॉर क्राइम्स, हमारी फोर्थ कैटेगरी है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये हमारे नोट्स में इंक्लूडेड नहीं है इसलिए मैं यहां पर ये चीजें लिखवा रही हूं आपको। फिफ्थ कैटेगरी है मास मर्डर, हमारी सिक्स्थ कैटेगरी है अनएथिकल ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन, हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, और हमारी एट्थ कैटेगरी है हेट क्राइम्स। ठीक है, तो ये 8 कैटेगरी आपको ध्यान रखनी है जो इंटरनेशनल लॉ में न्यूरेमबर्ग ट्रायल ने क्लासिफाई किया था जो पनिशेबल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि न्यूरेमबर्ग ट्रायल में जो क्राइम्स पनिशेबल बनाए गए हैं इंटरनेशनल लॉ में किन कैटेगरीज में, तो वो कौन कौन सी कैटेगरीज है। देखो, जेनोसाइड इसका करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि जेनोसाइड हमने देखा कि कोई कैटेगरी नहीं है। दूसरा, क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन, ये भी हमने कोई कैटेगरी नहीं देखी अभी नोट्स में। उसके बाद क्राइम अगेंस्ट पीस ये हमने देखी है, वॉर क्राइम्स ये कैटेगरी बनाई गई है। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ये भी कैटेगरी बनाई गई है। तो इसका आंसर होगा CDE। तो CDE है यहाँ पे, पहला नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, फोर्थ भी नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब एग्जाम के अकॉर्डिंग हम देखें कि कैसे क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आई होप ये क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन जिसकी आईडी है 40,092। अच्छा, क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड, वो भी सेक्शन 7 जो बात करता है सेरेमनीज ऑफ मैरिज की। सप्तपदी से रिलेटेड जो सेरेमनीज है उसके बारे में सेक्शन 7 बात करता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सेक्शन 7 है हिंदू मैरिज एक्ट का 1955 का, ये कहता है कि हिंदू मैरिज सोलेमनाइज हो सकती है इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ आइदर पार्टी, ग्रूम भी और ब्राइड भी। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस एंड डिसाइड इन विच केस द मैरिज वैलिडली सोलेमनाइज हुई है। तो ये कह रहा है कि ये 5 सिचुएशंस दी गई है और ये बताओ कि सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो मैरिज है वो कौन सी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैरिज वैलिडली सोलेमनाइज हुई है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। जहां पहला ऑप्शन दिया गया है एट द टाइम ऑफ मैरिज सारी ऑल एसेंशियल शास्त्रिक सेरेमनीज परफॉर्म हुई हैं। ये बात ठीक है क्योंकि हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है वहां पर जितनी भी हिंदू रिलेटेड सेरेमनीज हैं, जो हमारे मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं फेरे लेते टाइम, वो सारी परफॉर्म हुई है, तो ये एसेंशियल है। दूसरा, एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑल कस्टमरी राइट्स और सेरेमनीज ब्राइड फैमिली आर परफॉर्म्ड, ये भी ठीक है क्योंकि फेरे एट द एंड लड़की के घर पे होते हैं, तो लड़की के घर वाले जो भी कस्टमरी राइट्स और सेरेमनी सारी परफॉर्म करते हैं तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा।
थर्ड है एट द टाइम ऑफ मैरिज हाफ ऑफ द सेरेमनीज ऑफ ब्राइड फैमिली एंड अदर हाफ ऑफ द ब्राइड ग्रूम फैमिली आर परफॉर्म। नहीं, फेरों के टाइम पे जो लड़की के घर वाले बेसिकली राइट्स वगैरह सेरेमनीज वगैरह परफॉर्म करते हैं वो माने जाते हैं। ठीक है, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में फेरे तो देखे होंगे सबने, तुम्हारे नहीं हुए हैं तो किसी के तो देखे ही होंगे। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन अपना गलत है भाई। तो जहां थर्ड ऑप्शन दे रखा है वो काट दो, पहले में नहीं दे रखा, सी दूसरे ऑप्शन में दे रखा है तो ये गलत है, बी सी डी ये भी गलत है, यहाँ पे भी दे रखा है तो पहला ऑप्शन बचेगा ए एंड बी। डी क्या ऑप्शन दे रखा है? डी दे रखा है ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम डिसाइडेड टू परफॉर्म द सिंपल सेरेमनीज ऑफ एक्सचेंज ऑफ रिंग्स। नहीं, ये नहीं, इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। उसके बाद ई दे रखा है ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम स्टार्टेड लिविंग टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ विदाउट परफॉर्मिंग। नहीं, ये तो है ही नहीं अपने। तो ए और बी इसमें पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, जो आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल इजी है, ये तो कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कई तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसकी आईडी है 40,115। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये है अजर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। क्या कहता है अजर्शन, ये देखते हैं पहले। अजर्शन कहता है ट्रेड सीक्रेट एक्ट 2020 is a legislation enacted in India to provide for confidential information and trade secret। पहला assertion गलत है। रीजन क्या है गलत होने का? क्योंकि इस तरह का कोई एक्ट है ही नहीं हमारे पास, 2020 में ऐसा कोई एक्ट अनेक्ट किया ही नहीं गया है, तो assertion हमारा गलत है। तो assertion गलत है तो एक ही ऑप्शन बचता है assertion अगर गलत है, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आर क्या दिया गया है? इंडिया हैज एनेक्टेड अ नंबर ऑफ लेजिस्लेशन टू क्रिएट लीगल फ्रेमवर्क ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हमारे पास अलग अलग आईपीआर से रिलेटेड अलग अलग लीगल फ्रेमवर्क है जो इनसे डील करते हैं। ये बात ठीक है, असर्शन गलत है हमारा, रीजन ठीक है। ये बात आपको यहाँ से पता होनी चाहिए कि 2020 में ऐसा कोई ट्रेड सीक्रेट एक्ट एनेक्ट नहीं किया गया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ी सी भी लॉ से आप अपडेटेड हो तो चीजें आपको पता हो सकती है। मैंने आपको बताया था लॉ में ना बाकी सब्जेक्ट की तरह नहीं होता, लॉ अपडेटेड चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या चीज कब बदल गई है, किस लॉ में क्या बदल गया है, वरना लॉ एग्जॉस्टिव नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, लॉ के अंदर हर दिन नई चीजें इंक्लूड होती रहती है भाई। ठीक है, अपडेट रहो। अपने कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं यूट्यूब पे, उनसे को सब्सक्राइब करके रखो भाई, बहुत चीजें बताते हैं। यूट्यूब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है कि शॉर्ट्स को ऊपर नीचे करो, ठीक है, कोई वीडियो आ गई वो देख लो, बहुत चीजें हैं वहां पर देखने को। तो फोन का थोड़ा सही इस्तेमाल भी करो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी कल के लेक्चर में करेंगे। लेक्चर का टाइम हो गया है, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट बचा है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है आगे शेयर करना, लाइक करना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके अलावा प्लीज़ हमारे शॉर्ट्स को भी आप ज़रूर देखिए और अपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर करें। ठीक है, ताकि हमारी जो वाईटी फैमिली है वो और ज़्यादा ग्रो करे और हमारा 2025 हमारी वाईटी फैमिली के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और कामयाब ईयर रहे। तो प्लीज़ ये आपके हाथों में है, तो जितना ज़्यादा हो सकता है हमारे चैनल को, हमारी वीडियोज़ को आगे शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे।